दोस्तों अगर एनआरआई को पेमेंट की जाएगी 5 लाख से ऊपर की, तो उस केस में दोस्तों सीए से सर्टिफिकेट लेना होता है, उसके बाद ही पेमेंट की जा सकती है नए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो सीए को फॉर्म 146 कैसे फाइल करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिल सकें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर सकें। दोस्तों सबसे पहले तो सीए को लॉगिन कर लेना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपने लॉगिन आईडी से, जो कि एआरसी के तौर पे वो यूज़ करता है। यानी कि सीए के लिए जो यूज़र आईडी होता है उसके लिए उसे यूज़ करना है। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव सीए का जो होता है यूज़र आईडी पैन के साथ नहीं आपको यहाँ पे करना है, ना ही टैन नंबर के साथ। तो सीए का लॉगिन अलग से होता है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे उसे लॉगिन करना है और इंश्योर करना है कि क्लाइंट ने उसे फॉर्म 146 असाइन कर दिया हो, उसके बाद ही वो उसे यूज़ कर पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले लॉगिन करेगा सीए, ई फाइल में जाएगा, इनकम टैक्स फॉर्म में जाएगा, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे प्रेस करेगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी का भी यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके लिए डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे, इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे, वहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 चूज़ करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म 146 को फाइल करने के लिए ऑफलाइन यूटिलिटी भी उपलब्ध है। तो हम ऑनलाइन डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही आप ई फाइल में जाएंगे फॉर्म में, उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 चूज़ करना है और यहाँ पे आपको फॉर्म 146 मिलेगा, डिडक्शन कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो यहाँ पे सीए सर्टिफिकेट देता है, इसलिए फाइल नाउ पे प्रेस करना है सीए को। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन मोड आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन ही यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन चूज़ कीजिएगा, फिर जेसन फाइल आप अपलोड कर दीजिएगा। टैक्स ईयर 26-27 का मतलब है कि 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 के बीच में आपने पेमेंट किया एनआरआई को, तो उसके लिए आप सीए सर्टिफिकेट दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पैन नंबर एंटर करना है। अगर क्लाइंट ने आप सीए को ऑथराइज़ कर दिया है तो उसके बाद ही सीए फॉर्म फाइल कर पाएगा। तो दोस्तों कैसे फॉर्म 146 साइन करना है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल सीए सतबीर सिंह पे दे सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर कार्ड में भी इसका लिंक दिया गया है, तो आप उसे रेफ़र कीजिएगा। तो यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे जिस क्लाइंट ने आपको साइन किया है ये फॉर्म 146 फाइल करने के लिए सीए को। तो क्लाइंट का आप जैसे ही आईडी एंटर करेंगे, यानी कि जो व्यक्ति एनआरआई को पेमेंट कर रहा है उसका पैन नंबर एंटर करेंगे, तो इस प्रकार से फॉर्म दिखाई देगा। अब 1 बाय 1 आपको टैब फिल करनी है। सबसे पहले तो रेमिटर यानी कि जो व्यक्ति सेंड कर रहा है मनी, उसकी डिटेल एंटर करनी है। तो यहाँ पे वो उसका जो नेम है, एड्रेस है, पैन नंबर है, स्टेटस है, वो आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चूज़ करना है। जो सेंड कर रहा है मनी व्यक्ति, उसका एनआरआई है तो आप, या फिर रेजिडेंट है तो आप यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस चूज़ कीजिएगा। जो व्यक्ति सेंड कर रहा है मनी, रेमिटर जिसे हम कहते हैं, एनआरआई को पेमेंट कर रहा है। तो जब आप ये कंप्लीट कर देंगे उसके बाद ऐसे कंप्लीट का स्टेटस आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट टैब ओपन करनी है, पर्टिकुलर ऑफ द रेमिटी यानी कि रिसिपिएंट है, यानी कि जिस व्यक्ति को पेमेंट की जा रही है एनआरआई को, उसकी डिटेल अब यहाँ पे एंटर करनी है। उसका नेम एंटर करना है, अगर उसका पैन नंबर है अवेलेबल है तो ही एंटर करना है, दस मैंडेटरी नहीं है। लेकिन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि टिन नंबर एंटर करना मैंडेटरी है। टिन नंबर का मतलब है कि जिस भी कोड से वो व्यक्ति जिस कंट्री में रेजिडेंस है वहाँ पे टैक्स पे करता है। जैसे कि इंडिया में पैन नंबर होता है, तो जिस भी फॉरेन कंट्री में वो है वहाँ पे उसका टिन नंबर होता है, टैक्स पे आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो यहाँ पे एंटर करना है, जिसके अकॉर्डिंग को वहाँ पे इनकम टैक्स या रिटर्न फाइल करता है। अगर ये अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए व्यक्ति यूएई में है, तो उस केस में जिस भी आइडेंटिफिकेशन नंबर से उसे आइडेंटिफाई किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर वो भी नहीं है तो दोस्तों नॉर्मली पासपोर्ट नंबर एंटर करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वो एक कॉमन आईडी होता है जिससे कि आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपको एंटर करनी है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस जिस कंट्री में व्यक्ति अभी स्टे कर रहा है, रेजिडेंट है, रेसिपिएंट एनआरआई, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है, उसका नेम, एड्रेस और जो पिन कोड है वहाँ का। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंटर करेंगे। मान लीजिए व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो एंटर करें, मैंडेटरी है फिल करना। ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर मैंडेटरी नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जैसे आप फिल कर देंगे तो ये 2 टैब ग्रीन हो गए। थर्ड टैब पे आपको जाना है, जो कि पर्टिकुलर ऑफ रेमिटेंस यानी कि जो फंड आप ट्रांसफ़र करेंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है सीए को।
कि किस कंट्री में ये रेमिटेंस जो है वो की जाएगी। जैसे कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन, या किस करेंसी में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, यूएसडी में, वो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो अमाउंट रेमिट किया जाना है दोनों बताना है आपको, फॉरेन करेंसी में कितना जाना है, इंडियन करेंसी में, तो आप ये एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको ट्रांसफ़र करने 1000, तो उसके इंडियन करेंसी में कितना वैल्यू होगी। और यहाँ पे जिस बैंक से आप ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि जो व्यक्ति सेंडर है उसका बैंक अकाउंट यहाँ पे एंटर करने IFSC कोड, और जिस भी बैंक से आप ट्रांसफ़र करेंगे NRI को, किस ब्रांच से कर रहे हैं उसका BSR कोड भी आपको चाहिए, तो ये पहले ही आप ले लीजिएगा क्लाइंट से, जिस भी ब्रांच से पेमेंट भेजेंगे NRI को। और अगर ऑथराइज्ड डीलर जो है वो अलग है, बैंक अलग है, तो उस केस में आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली येस या नो चूज़ करेंगे, उसकी डिटेल एंटर करेंगे। अगर बैंक ही पेमेंट कर रहा है NRI को आपका, तो फिर यहाँ पे एक ही आप येस कर देंगे, बैंक ही यहाँ पे ऑथराइज्ड डीलर है। दोस्तों उसके बाद आपको प्रपोज डेट ऑफ रेमिटेंस एंटर करनी है। मान लीजिए 2 या 3 दिन बाद हम रेमिटेंस करेंगे, तो उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। नेचर ऑफ रेमिटेंस में हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कोड यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आएंगे उनमें से ही आपको सिलेक्ट करना है। पर्पज़ कोड में भी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है RBI की, उसमें से सिलेक्ट करके आपको चूज़ करना है करेक्ट पर्पज़ कोड, किसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं NRI को। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कोड भी यहाँ पे आ जाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। और यहाँ पे ग्रोसिंग करनी ज़रूरी होती है नॉर्मली, जो आप TDS काटते हैं NRI का। मान लीजिए हम 90,000 रुपये ही उसको पे कर रहे हैं, 10% TDS है, नेट ऑफ अमाउंट अब 90,000 बैंक में देंगे, तो उसकी ग्रोसिंग करनी होती है। 1 लाख के ऊपर TDS कटता है, 1 लाख का 10%, मान लीजिए 10,000 है, तो 90,000 आप पेमेंट करेंगे, तो ग्रोसिंग अब करके ही पेमेंट करनी है, TDS काटना होता है। तो दोस्तों नेचर ऑफ रेमिटेंस में ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। जब आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इनमें से कोई भी जो एप्लीकेबल है आपके लिए नेचर ऑफ रेमिटेंस, वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे, तो लिस्ट आप देख पाएंगे। और दोस्तों उसके बाद जैसे आप कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी, टैक्सेबिलिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विदाउट कंसिडरिंग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है कि क्या कोई रिलीफ क्लेम किया जा रहा है DTAA के अकॉर्डिंग। अगर हाँ, तो आपके पास टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए टैक्स पेयर का, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और रेलेवेंट DTAA का क्लोज मेंशन करेंगे, आर्टिकल मेंशन करेंगे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का है, तो कौन से क्लोज के अंतर्गत जो है आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। टैक्स लायबिलिटी बतानी है कितनी होनी चाहिए, टैक्सेबल इनकम कितनी होनी चाहिए। उसके बाद टैक्सेबिलिटी अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो भले ही आप रिलीफ क्लेम नहीं भी कर रहे हैं जो यहाँ पे है व्यक्ति, तो भी CA को यहाँ पे फिर से दोबारा यहाँ पे बताना है कि DTAA का कौन सा क्लोज है जहाँ पे कि ये इनकम जो अगर टैक्सेबल है तो उसका जो क्लोज है वो बताना है, और जो रेमिटेंस है उसकी डिटेल यहाँ पे बतानी है। दोस्तों इस प्रकार आपको फिल करना है, तो ये आप रेलेवेंट DTAA इनकम टैक्स के पोर्टल पे उपलब्ध है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का है या इंडिया USA का है, तो वहाँ पे आप जाके चेक करेंगे कि किस क्लोज के अंतर्गत ये टैक्सेबल होगा। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी सेल की है व्यक्ति ने, NRI ने, तो इंडियन बायर जो है वो TDS काट के पेमेंट कर रहा है, तो रेलेवेंट क्लोज DTAA का जहाँ पे कि टैक्सेबल है वो आपको मेंशन करना ही है। यहाँ पे भले ही व्यक्ति कोई रिलीफ नहीं क्लेम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, तो अब ये नया ब्रेकअप है, पहले ये नहीं देना होता था, लेकिन अब आपको बताना होगा कि डेट ऑफ सेल क्या है, सेल कंसिडरेशन क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन कब की थी व्यक्ति ने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, इंप्रूवमेंट क्या थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है, अगर शॉर्ट टर्म गेन है तो वो भी आपको डिटेल यहाँ पे बतानी है अलग से। तो ये पहले ही डिटेल क्लाइंट से लेके रखें। और उसके बाद आपको रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन जो DTAA के अकॉर्डिंग कितना रहेगा वो भी बताना है। नेचर ऑफ रेमिटेंस बतानी है यहाँ पे। और दोस्तों अगर कोई भी क्लोज एप्लीकेबल नहीं है DTAA का, तो उसके लिए ये थर्ड जो लास्ट टेबल है ये फिल करना होता है। जैसे कि ना तो आप रॉयल्टी के लिए कर रहे हैं, ना ही कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म है, कोई और इनकम है, तो उसके लिए यहाँ पे जो लास्ट क्लोज है इसमें आपको एंट्री करनी होती है DTAA से रिलेटेड। तो जैसे ही आप ये क्लोज एंटर कर देंगे, उसके बाद TDS की डिटेल आपको एंटर करनी है। तो कितना TDS आपने काटा है और क्या इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग काट रहे हैं या फिर DTAA के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे चूज़ करना है
किस रेट से TDS काटेंगे और फॉरेन करेंसी में उसका TDS का अमाउंट कितना है, इंडियन करेंसी में कितना होगा, ये आपको खुद कन्वर्ट करना है। और इस कन्वर्जन के लिए आप SBI का कन्वर्जन रेट यूज़ कर सकते हैं, टेलीग्राफी ट्रांसफर बाइंग रेट जो होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अमाउंट जो है वो एंटर करना होता है। दोस्तों जब सभी आप डिटेल एंटर कर देंगे उसके बाद आपको वेरिफिकेशन टाइम में जाना है और जो डिटेल यहाँ पे दी गई हैं वो एंटर करनी है, जैसे कि नेम, एड्रेस, सीट एक्स्ट्रा, और उसके बाद आप वेरिफिकेशन करेंगे। आप चाहे तो या प्रोफाइल में जाके जो डिटेल है वो चेंज कर सकते हैं और उसके बाद सेव करेंगे। सेव करके नीचे प्रीव्यू बटन पे जाएंगे तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। लास्ट में प्रोसीड टू वेरीफाई करना है, इसे सेव कर देना है आपको और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ। हम तो DSC के साथ ही आप फाइल कर पाएंगे। इसके लिए आप पहले ही DSC की यूटिलिटी डाउनलोड कर लीजिएगा पोर्टल से और अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से जो DSC अटैच करके इसे साइन करेंगे यहाँ पे, तो इस प्रकार ये फॉर्म फाइल हो जाएगा। दोस्तों आपको इंश्योर करना है कि आप जो UD नंबर है वो जब फाइल करें उस वक्त भी मेंशन कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। आज के टाइम में ऑप्शनल है, जब आप फाइल करें उस वक्त नहीं, लेकिन बाद में आपको अपडेट करना मैंडेटरी है UD नंबर। तो आप इंश्योर कीजिएगा कि UD नंबर ज़रूर अपडेट कर दें, अदरवाइज़ ये फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा। CA को UD नंबर ICAI की वेबसाइट से जनरेट करके इस फॉर्म में फिल करना होता है। तो दोस्तों उसके बाद ये फॉर्म जो है क्लाइंट को अवेलेबल होता है, वो इसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो आप भी इस फॉर्म को देख सकते हैं ई फाइल में जाके, इनकम टैक्स फॉर्म में जाके, व्यू फाइल फॉर्म में जाके। तो इस प्रकार आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जो क्लाइंट है फॉर्म 145 फाइल करता है, उसके बाद ही NRI को जो पेमेंट है वो कंप्लीट मानी जाती है। तो आप कंप्लायंस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।